हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB के वैकेंसी में। ये DSSB का वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके हम लोग A to Z जानकारी के बारे में बात करेंगे कि फॉर्म कब आएगा, कैसे भरा जाएगा, हम लोग कैसे इसका प्रिपरेशन करेंगे और यहाँ पर कौन कौन इसे भर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा मैं आपको फास्ट बनाऊंगा क्योंकि आपको बहुत कुछ इसमें बताना है और उसको बताने में ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा फास्ट मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर DSSB जो DSSB है ना, ये आपको दिल्ली जो एग्जाम लेता है टीचर्स का, ये है DSSB। इससे पहले सभी का अलग अलग होता है। दिल्ली में आपको तीन तरह से टीचर बनते हैं। DOE के थ्रू आपको बनते हैं, MCD के तरफ बनते हैं और आपको NDMC के थ्रू आपको बनते हैं। और इन सभी का आपको एग्जाम कराता है, सिर्फ पहले आपको सब अलग अलग होते थे, लेकिन अब इन सभी का एग्जाम सम्मिलित रूप से कराता है DSSB। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर DSSB में सभी अलग अलग वैकेंसीज आपको आती हैं और सभी आपको कराता है DSSB सभी एग्जामों को। तो यहाँ पर जो आपको वैकेंसी आई हुई है ये 16,500, ठीक है ना, 543-46 जो भी है वो आपको DOE के थ्रू आपको आई हुई है। जो ये वैकेंसी है ना, इसके थ्रू आपको आई हुई है। इसमें किसके किसके लिए आपको तीन तरह के इसमें स्कूल होते हैं। एक DOE के स्कूल होते हैं, एक MCD के स्कूल होते हैं और एक NDMC के स्कूल होते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर बात करें कि इसके थ्रू ये जो आपको इस समय आ रही है वैकेंसी 16,500 कुछ जो वैकेंसी है ये आपको DOE के थ्रू आ रही है और इसमें आपको सभी के लिए आ रही है। किसके किसके लिए आ रही है, नर्सरी वालों के लिए आ रही है, आपको प्राइमरी वालों के लिए आ रही है और आपको यहाँ पर TGT वालों के लिए आ रही है, ठीक है, और आपको PGT वालों के लिए आ रही है। अब इनकी क्या योग्यता चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इनकी क्या आपको योग्यता चाहिए होगी। ठीक है, इसकी योग्यता के बारे में बात करें तो जो नर्सरी वाले हैं ना, जो नर्सरी वाले हैं इनके लिए आपको CTET की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको CTET है ना, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको डिप्लोमा होना चाहिए, कोई आपको यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आपको छोटे बच्चों के लिए जो डिप्लोमा है, DLED वगैरह ये सब आपको है, तो आपको CTET की इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको CTET इसमें नहीं चाहिए। अब प्राइमरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको CTET चाहिए है। तो जो आपको यहाँ पर जिनके पास सिर्फ एक छोटी डिप्लोमा डिग्री है ना, वो भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं नर्सरी वालों के लिए। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब प्राइमरी वालों के लिए बात करें तो CTET पेपर 1 होना चाहिए। जो CTET है, CTET पेपर 1 में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी वालों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो प्राइमरी वाले हैं वो आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ इसमें आपको डिप्लोमा डिग्री आपको होनी चाहिए। जो आपको डिप्लोमा है ना, वो आपको डिग्री होना चाहिए और CTET पेपर 1 में आपको पास होना चाहिए। जो पेपर 1 है इसमें पास होना चाहिए। उसी तरह से TGT के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको CTET है, इसमें भी CTET है, लेकिन इसमें पेपर 2 है। इसमें आपको पेपर 2 है और इसमें भी आपको वही है जो आपको डिप्लोमा है। डिप्लोमा आपको यहाँ पर भी लगने वाला है, इसमें भी आपको डिप्लोमा लगने वाला है और आपको BEd से भी आपको काम चलने वाला है। जो TGT है आपको BEd, DLED, ठीक है ना, BLED, ये सभी आपको इसमें काम करने वाले हैं। और यहाँ पर PGT के बारे में बात करें तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। कितना कितना क्या पूछेगा, कितने मार्क्स का आपको आएगा, सब कुछ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो PGT के बारे में यदि हम लोग बात करें तो जो PGT है ना, इसमें आपको CTET वगैरह कुछ नहीं चाहिए। इसमें भी आपको CTET वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कोई CTET की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बिना CTET का आप इसे भरेंगे। अब इसके लिए यदि हम लोग बात करें तो आपको इसमें BEd और MEd चाहिए, ठीक है ना, BEd और MEd इसमें चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। BEd और MEd आपको इसमें चाहिए होगा, MEd, ठीक है, ये आपको BEd और MEd चाहिए होगा। और नहीं तो आपका जो PGT में जो भी आपको यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं, अब उनके लिए एक और शर्त है। क्या शर्त है कि वो सभी इंटर में, मैट्रिक में, ग्रेजुएशन में और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में सब में 60% से ऊपर उनका मार्क्स हो। कम से कम जो है ना 60% हो, उससे ऊपर इनका मार्क्स हो तो आपको अप्लाई कर सकते हैं, यदि वो BEd और MEd न हो तो। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो इतनी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गई। तो चलिए इसके आगे के बारे में बात करते हैं कि इसमें थोड़ा सा एज के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एज के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे वाली बात हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इनके एज के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इनका और इनका दोनों का एज आपको समान रहने वाला है। अर्थात नर्सरी वाले और जो आपको प्राइमरी वाले हैं, इन दोनों का आपको एज समान रहने वाला है। क्या एज रहने वाला है, जो नर्सरी और प्राइमरी वाले हैं इनके लिए आपको 30 वर्ष एज रखा गया है और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। 30 वर्ष जो है मेल और फीमेल
आपको दोनों के लिए होने वाला है। उस तरह से हम लोग बात करें टीजीटी वालों के लिए, तो इनके लिए क्या एज होने वाला है, इनके लिए आपको भिन्न एज है। क्या एज है, यहाँ पर मेल के बारे में बात करें तो मेल के लिए आपको 32 ईयर्स का एज होने वाला है, और जो आपको फीमेल है, फीमेल के लिए आपको 40 वर्ष का एज आपको दिया गया है, ठीक है। और यहीं पर पीजीटी वालों के बारे में यदि बात की जाए तो इनके लिए भी आपको मेल और फीमेल दोनों के लिए आपको एज समान रखे गए हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए आपको यहाँ पर 36 वर्ष एज रखे गए हैं। तो इतनी आपको जानकारी पता हो गई, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इसके बारे में आपको A to Z नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए इसके आगे की बात के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न इसका कैसा रहने वाला है और कैसा आपको क्वेश्चन पूछेगा और किससे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो जो भी आपको कॉम्पिटेटिव आप एग्जाम की तैयारी करते हैं वो आपका पूछने वाला है, और सभी के सभी 20-20 मार्क्स का पूछने वाला है। कहने का अर्थ है कि मैथ के बारे में बात करें तो आपको मैथ 20 मार्क्स का पूछेगा, आपका रीजनिंग 20 मार्क्स का पूछेगा, हिंदी 20 मार्क्स का पूछेगा, इंग्लिश 20 मार्क्स का पूछेगा, और जीएस के आपको 20 मार्क्स का पूछने वाला है। और साथ ही साथ कंसर्न सब्जेक्ट भी आपको पूछेगा 100 मार्क्स का। यहाँ पर आपका टोटल आपको 200 आपको क्वेश्चन होने वाले हैं, और 200 मार्क्स के आपको क्वेश्चन होने वाले हैं। 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के क्वेश्चन होने हैं। अब सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में बात करें कि सब्जेक्ट कंसर्न में इसमें क्या क्या आएगा। यहाँ पर हम लोग बात करें, बात करें नर्सरी वालों के लिए, प्राइमरी वालों के लिए, टीजीटी वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए। तो जो नर्सरी वाले हैं और जो आपको प्राइमरी वाले हैं, जो नर्सरी वाले हैं और जो प्राइमरी वाले हैं, इनके लिए आपको जो चाइल्ड पेडागोजी है यही आपको यहाँ पर पूछने वाले हैं। चाइल्ड पेडागोजी है यही आपको दोनों में आपको पूछना है, नर्सरी और प्राइमरी, जो आपको डीएलएड आपको यहाँ पर और बीएलएड में जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है इसके बारे में सिर्फ आपको यहाँ पूछे जाएंगे। और टोटल के टोटल यहाँ पर आपको 100 मार्क्स के होने वाले हैं। टोटल आपको 100 मार्क्स के होने वाले हैं। टीजीटी आपको करेंगे नर्सरी, और आपको यहाँ पर जो प्राइमरी में है आपको सिर्फ यही आपको पूछा जाएगा सब्जेक्ट कंसर्न के रूप में। यदि हम लोग बात करें यहीं पर आगे, यदि हम लोग बात करें कि इसमें जो आपको टीजीटी है और उसके बाद पीजीटी है, तो टीजीटी में भी आपको यहीं पर पेडागोजी ही पूछी जाएगी। जो टीजीटी है ना, इसमें भी आपको यहाँ पर पेडागोजी ही पूछी जाएगी, इसमें आपको वही पूछी जाएगी, पेडागोजी आपको पूछी जाएगी। ये भी आपको 100 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको डीएलएड है ना, तो ये आपको बीएड लेवल की आपको पेडागोजी इसमें पूछ जाएगी, और ये भी आपको 100 मार्क्स की आपको पूछी जाएगी। लेकिन यदि हम लोग यहीं पर बात कर लें, यहाँ पर यदि हम लोग बात कर लें इसके बारे में, पीजीटी के बारे में हम लोग बात कर लें, टीजीटी के बारे में बात करें ना, तो पीजीटी के बारे में बात करें तो पीजीटी में आपको 100 मार्क्स का पूछेगा, लेकिन यहाँ पर जो 50 मार्क्स का है ना, ये आपको पेडागोजी पूछेगा, और 50 मार्क्स का जो आपको जिस विषय से आप यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन किए हैं, एमए एमएससी कुछ भी किए हैं, उससे आपको पूछने वाला है। अर्थात 50-50 मार्क्स का आपको पूछने वाला है। जो इसका ये पेडागोजी पूछेगा वो आप यहाँ पर बीएड और एमएड लेवल का आपको पेडागोजी पूछने वाला है। इतनी बात आपको समझ आ रही है। यहाँ पर आपको जो पूछने वाला है ये आपको डीएलएड और जो भी आपको यहाँ पर है बीएड, इसके लेवल का आपको यहाँ पर पेडागोजी पूछने वाला है। और इसमें तो सिर्फ आपको डीएलएड का जो लेवल का है सिर्फ आपको उसी के लेवल का आपको यहाँ पर पेडागोजी पूछने वाला है। तो आपने जाना कि आपको टोटल इसमें 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, और आपको यहाँ पर 200 मार्क्स मिलेंगे। इनका जो एग्जाम है ये आपको 2 घंटे का होने वाला है। ये यहाँ पर आपको समय बहुत कम है, तो आपको बहुत कुछ इसमें फास्ट करना होगा। यहाँ पर यदि हम लोग आगे के बारे में इसके बारे में बात करें, इसके कैंडिडेट आउटसाइड कैंडिडेट के बारे में, तो ये जो आपको दिल्ली गवर्नमेंट का तो भले ही है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें आने वाले कैंडिडेट है आपको ऑल ओवर इंडिया से इसमें कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आपको इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कहीं का भी आपको भारत के किसी भी क्षेत्र का हो, आपको एक कैंडिडेट ये इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करेगा। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका यहाँ पर सुपर टेट आपको आने वाला नहीं है। जो आपको बिहार के बारे में बात करें तो इसमें भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो जिसके पास टैलेंट है ये आपको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इसको आप कीजिए और 80,000 पर मंथ आप आसानी से आपको सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करें एग्जाम के टाइप की, तो ये आपको ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो ये आपको एग्जाम सेंटर आपको दिल्ली एनसीआर में ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये आपको दिल्ली का ये गवर्नमेंट है तो आपको एग्जाम भी लेगा दिल्ली में ही। यहाँ पर एग्जाम मोड के बारे में बात करें तो ये आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको होने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर एग्जाम फी के बारे में बात करें तो ये आपको 100 रुपये एग्जाम फी होने वाला है। काफ़ी निगलिजिबल है, ठीक है ना, बहुत कम है, सब भी आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक है इसे जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये काफ़ी ही बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। इसमें निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर कैसे है इसके बारे में जानिए कि निगेटिव मार्किंग कैसे है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिलता है, लेकिन यही आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1/4 मार्क्स आपका कट जाता है। क्या कट जाता है? आपको 1/4 मार्क्स कट जाता है। कहने का अर्थ है कि ऐसे ही आप यदि 4 गलतियां करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाने वाला है। यदि 4 गलतियां करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाने वाला है और 1 सही पर 1 नंबर आपको मिलने वाला है। तो ये आपका निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो इसको आपको
बहुत कम समय भी है, निगेटिव मार्किंग है, तो आपको बहुत इसमें सावधानी से करना है और जो टैलेंटेड है ये सभी आपको कर लेगा। यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, ये आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है ना। अब KVS में इंटरव्यू था लेकिन यहाँ पर आपको कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, तो ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट है। सिर्फ आप यहाँ पर एग्जाम क्रैक कीजिए और नौकरी पाइए। चलिए अब इसके आगे के बारे में बात करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी आपको जानकारी मिल गई। अब चलिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, क्या करें और क्या न करें, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो एग्जाम होने वाला है अपने आप में मोस्ट डिफिकल्ट है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि आपको इतनी कम समय है, इतने क्वेश्चन है आपको करने हैं, तो डिफिकल्ट तो आपको है ही। इसमें भले ही इंटरव्यू ना है लेकिन डिफिकल्टी आपको कम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे सब कुछ करना है, इस सब के बारे में हम लोग बात करके, तो अंत तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास टाइमिंग के बारे में बात करें कि आपके पास कितना टाइम आपको इसके प्रिपरेशन में बचा हुआ है। तो ये आपको जो टाइम है ये आपको 3 से 4 महीने का आपको टाइम बचा हुआ है। अप्रैल में इसका फॉर्म आपको आ जाएगा और आपको 3 से 4 महीने का आपको समय बचेगा इसका प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो सुपर टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो आप सुपर टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ कहने का अर्थ ये है कि जो सुपर टेट आपको आने वाला नहीं है, यदि आएगा भी तो साल के लास्ट में आएगा। जो साल है ना इसके आपको लास्ट में सुपर टेट आने वाला है, सुपर टेट आपको आने वाला है। तो ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप इसका प्रिपरेशन ना करके आप DSSB का ही प्रिपरेशन कर लें, DSSB का ही प्रिपरेशन आप कर लें, तो आपका सुपर टेट का भी प्रिपरेशन हो जाता है और DSSB में आपकी संभावना बन जाती है। और DSSB में आप देख ही रहे हैं कि आपको 16,500 तो सिर्फ इसमें आया है। अभी तो आपको MCD और NMCD में आपको इससे अधिक आपको वैकेंसी आने वाले हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप इसको छोड़ करके इसका प्रिपरेशन कीजिए। इसको आप जी जान से प्रिपरेशन करेंगे तो ये तो अपने आप तैयार हो जाएगा। ये जो है ना सुपर टेट, ये आपको अपने आप तैयार हो जाना है। तो सिर्फ आपको अब सुपर टेट छोड़ करके DSSB का आप प्रिपरेशन कीजिए, इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं तो ये तो आपको आसानी से हो जाने वाला है। और इसका जो वैकेंसी है अभी आपको आने वाली नहीं है, जो इसमें पूछता है वही तो उसमें पूछता है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आप समझ में आए। तो आपको जो प्रिपरेशन करना है ना, आपको जो प्रिपरेशन करना है, जो सुपर टेट के पीछे भाग रहे हैं, इसकी आपको कोई संभावना दिख नहीं रही है, तो इसलिए आप इसका आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ये आपके सामने खड़ा है। तो ये जो खड़ा है इसको क्यों नहीं करते हैं कि इसके चक्कर में आप पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप DSSB का यहाँ पर आप तैयारी कीजिए। आपके पास 3 से 4 महीने हैं और आसानी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको बहुत इसमें समय आपको है। ऐसी बात थोड़ा है कि आपको सब कुछ पढ़ना ही है। आप तो पहले से ऑलरेडी KVS का एग्जाम दिए हुए हैं, इससे पहले सीटेट का एग्जाम दिए हुए हैं, आप सुपर टेट का प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ थोड़ा ही सीखना है। आपका 60% तो प्रिपरेशन हो चुका है, 60% जो प्रिपरेशन है ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ आपको 40% प्रिपरेशन करना है। तो 40% प्रिपरेशन कीजिए और आसानी से इस जॉब को आप ले जाइए। तो यहाँ पर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपको काम करना है, आपको यहाँ पर भटकना नहीं है। सुपर टेट आपको अभी आने वाला नहीं है। यदि इसका भी प्रिपरेशन करते हैं तो सुपर टेट का प्रिपरेशन आपको ऑलरेडी हो रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब एक क्वेश्चन के बारे में करेक्ट होता है तो मैंने आपको बता दिया कि 1 नंबर मिलेगा, और यदि गलत होता है तो इतनी नंबर आपका कट जाने वाला है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो पहली बात है कि आपको सारे आपको नहीं पढ़ना है। जो आपको टोटल आपको विषय इसमें 6 हैं, 6 विषयों को आपको डायरेक्ट प्रिपरेशन नहीं करना है, नहीं तो आप फेल कर जाइएगा, ठीक है ना। अर्थात आप नौकरी नहीं ले पाइएगा, आपका मार्क्स कम 2-4-10 नंबर आपको कम ही रह जाएगा। आपको क्या करना है इसका प्रिपरेशन करने के लिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको 3 कठिन, जो भी आपको कठिन सब्जेक्ट लगते हैं उसको आप चुनिए। 3 जो कठिन सब्जेक्ट, अब किसी के लिए अलग अलग, लोगों के लिए अलग अलग कठिन सब्जेक्ट है, जिनके लिए जो कठिन है उसे चुनिए, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट अपने आप में मार्क्स देता है और एक एक नंबर का आपका कीमत है। तो जो आपको कठिन लगता है उसको आप पहले 3 को आप उसमें नोटिफाई कर लीजिए कि कौन सा नोटिफाई हम लोग करें, 3 सब्जेक्ट उसे नोटिफाई कीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अब इन 3 सब्जेक्टों में से पहले उनका प्रिपरेशन करना है। आपके पास 3 से 4 महीने का समय है, तो आपको यहाँ पर 2 महीने सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट को देना है, जो कि आपको यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो आपको कठिन लगते हैं, जो आपको कठिन लगते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सबसे अधिक मार्क्स देने वाला है सब्जेक्ट का सेट, तो इसको आपको तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 100 में 100 मार्क्स दे रहा है ना, 100 आपको मार्क्स दे रहा है। और ये आपको इससे पहले भी इसका आप तैयारी कर चुके हैं, पेडागोजी का जो पेडागोजी है इसका तैयारी तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें आपको समय देना है और ये आपको 1-2 नंबर नहीं, आपको 100 नंबर देने वाला है, तो इसको आपको तो रखना है। किसी के लिए मैथ है तो कोई जिसका मैथ है वो आपको मैथ को रख ले, और जिसका इंग्लिश आपको कमजोर है वो इंग्लिश को रख ले, क्योंकि ये सभी के सभी आपको 20 नंबर देने वाले हैं, तो आपको रखना ही पड़ेगा। हो सकता है किसी का मैथ बहुत बढ़िया हो तो मैथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, जिसका मैथ बढ़िया होगा उसका रीजनिंग भी बढ़िया होगा तो रीजनिंग भी रखने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो किसी का हिंदी आपको बहुत कमजोर है, कुछ भी उसे नहीं समझना है, समझ में आ रहा है तो वो हिंदी रख सकता है। अर्थात सिर्फ उसे 3 सब्जेक्ट ही चूज करना है, सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट, सिर्फ आपको उसको 3 सब्जेक्ट ही वो चूज करे पढ़ने के लिए। आप जो शुरू में 2 महीने हैं 3 सब्जेक्ट, बाकी मन बहलाने के लिए इनको भी थोड़ा थोड़ा देखते रहे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दे, इनको भी वो थोड़ा थोड़ा देखते रहे, लेकिन ज़्यादा फोकस करें सिर्फ 3 सब्जेक्ट जो कि काफ़ी कमजोर हैं। पहला तो आपको जो सब्जेक्ट कंसर्न है पेडागोजी वाला, उसको तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद जिसका मैथ कमजोर है, जिसका इंग्लिश है, वो आपको मैथ और इंग्लिश ले सकता है। इसके अलावा किसी का मैथ और रीजनिंग बेहतर है तो आपको यहाँ पर हिंदी ले सकता है। जीएस जीके को आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे कितना याद रखिएगा, नहीं याद रख पाइएगा। तो आप इसका सिर्फ आप 1 महीना जो लास्ट है उसमें आपको इन सब का प्रिपरेशन करना है। और इनका जब प्रिपरेशन कीजिएगा ना, जब इनको आप पढ़िएगा तो इनका रिविजन करते रहिएगा उस समय में, तो ये भी ताज़ा रहेंगे और ये भी आपको ताज़ा रहेंगे। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। आपको पूरा टोटल ट्यूशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको क्लास आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बैच खरीदने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आपका यहाँ पर यूट्यूब के वीडियो से भी आप तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्वालिटी वाले आपको वीडियो होने चाहिए। तो इतनी बात आपको समझ आ रही, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है और कैसे क्या करना है। आगे बारे में बात हम लोग करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करें और क्या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आपको पढ़ना है एक ही साथ सबको नहीं पढ़ना है, और आपको क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है। और उसमें से आपको 3 जो कठिन आपको लगते हैं उनको आपको चूज कर लेना है, और जो आपको 3 कठिन है उनको आपको पहले 2 महीने में आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो अगले आपको 1-2 महीने समय आपको बचने वाले हैं उसमें आपको जो आप 3 विषय छोड़े हैं उनका प्रिपरेशन करना है। इसके साथ साथ भी इनका प्रिपरेशन करना है, लेकिन उनको उतना जोर नहीं देना है जितना जोर इन 3 सब्जेक्ट में आपको देना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इतनी बात आपको समझ आ रही है। इस तरह से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। क्या ना करें, डोंट स्टार्ट ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्टों को आप एक ही साथ नहीं आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, आपको 3 सब्जेक्ट पहले चुन लेना है। इतनी बात समझ आ रही है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर DSSB, इसके लिए आपको क्या सबसे महत्वपूर्ण है इसके बारे में बात करें तो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी सेल्फ स्टडी। जितनी ही आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा उतने ही आप यहाँ पर बेहतर बनेंगे, वही आपके पास रहने वाला है। अरे आज पढ़ेंगे, कोई आज पढ़ा देगा, आप एक ही दिन में 6 का 6 सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देंगे, एक आपके पास प्रिपरेशन करने का समय नहीं मिलेगा, दिमाग में घुसेगा, उस जितने स्पीड से जाएगा उतने स्पीड से बाहर भी आएगा। तो उतना आपको नहीं करना है, सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक करना है। वही जो सेल्फ स्टडी आदमी करता है वही उसके पास अधिक से अधिक समय तक रह पाता है। और दूसरी बात इसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर ही बताएगा कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और कैसा आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको तो निश्चित है कि आपको, बल्कि आपको यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर KVS है उसका आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, जो DSSB है उसका प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, जो आपको सुपर टेट है उसका प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और यही आपको यहाँ पर आगे आपको एक ही विषय नहीं, सभी विषय का आपको हिंदी का भी कीजिए, उसके बाद रीजनिंग का भी कीजिए, इंग्लिश का भी कीजिए, सभी का आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आप लगाइए, क्योंकि ये आपको बताएगा कि एग्जाम का लेवल कैसा होने वाला है और कैसा रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। ऑनलाइन जो भी प्रैक्टिस सेट है, कोई आपको विश्वसनीय प्रैक्टिस सेट जो है उससे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपको स्पीड देगा एग्जाम में, जो है ना, ये आपको स्पीड देगा, और इसमें आपको स्पीड का ही काम है। और गलती जो भी आप करते हैं, अभी कभी आप कंप्यूटर पर बैठे ही नहीं और चले गए तो आपको बहुत सारी गलतियाँ होने वाली है, और बहुत सारी गलती करेंगे तब कितने लोग तो सबमिट ही नहीं कर पाते अपने क्वेश्चनों को। प्रत्येक क्वेश्चन को सबमिट करना होता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को सबमिट ही नहीं कर पाते। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि इसका जो ऑनलाइन DSSB प्रैक्टिस सेट है उसे आपको लगाना है, ठीक है ना। आपको एक बात आपको हमेशा देना है कि कभी भी टोटल सब्जेक्ट को एक ही साथ नहीं करना है, ठीक है ना। ये वाला बात आपको हमेशा याद रखना है कि सिर्फ आपको 3 आपको चुनना है और इसे आपको लगाना है, ठीक है। एक बात और भी आप इसको मैं आपको बता दूं कि क्या इसमें मैटर है। अगली वाली बात जो है, जो भी आपको यहाँ पर है, जो सब्जेक्ट कंसर्न है और जो आपको कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट हैं, इसमें भी आपको 40% लाना जरूरी है, 40% लाना जरूरी है, ठीक है ना। जो आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, ये सभी के सभी जो है ना, इसमें भी आपको 40% मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। और उसी तरह से सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको 40% मार्क्स चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है।
उसी तरह से जनरल वालों के लिए है, ये जो है ना ये 40 मार्क्स आपको जनरल वालों के लिए है। और ओबीसी वालों के लिए बारे में बात किया जाए कि ओबीसी वालों के लिए इसमें कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो ये आपको 35 मार्क्स होने वाला है। जो 35 है ना, 35% आपको मार्क्स है, ये आपको 35 मार्क्स नहीं 35% मार्क्स है, ये ओबीसी वालों के लिए है। और एससी एसटी वालों के लिए बारे में बात किया जाए कि एससी एसटी वालों के लिए उत्तीर्ण होने के लिए अर्थात ये आपको मिनिमम में मार्क्स है, इससे कम आपको मार्क्स नहीं लाना है, नहीं तो आप छंट जाइएगा पहले ही। तो एससी एसटी के बारे में बात करें तो ये आपको 30 मार्क्स होने वाला, 30% आपको मार्क्स होने वाला है। और उसी तरह से इसमें भी आपको बात होने वाला है, जो ओबीसी है उनके लिए 35% आपको इसमें भी चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, और एससी एसटी के लिए आपको 30% चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। मैं आशा करता हूं कि ये सारे के सारे आपको यहाँ पर जितनी भी आपको स्ट्रेटेजी है और आपको कब से फॉर्म आने वाली है, फॉर्म के बारे में बात करें तो आपको अप्रैल में फॉर्म इसकी आ जाएगी, अप्रैल में आपको यहाँ पर इसकी फॉर्म आ जाएगी। ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। और सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको 16,500 के ही बारे में बात नहीं है, ये आपको टोटल आपको 30,000 से ऊपर आपको वैकेंसी आने वाली है। सिर्फ आपको यहाँ पर डीओई में आपको यहाँ पर सिर्फ आने वाला है 16,500, लेकिन इससे आगे और भी इसकी आपको 2 स्कूलें हैं, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। यदि इसका प्रिपरेशन करते हैं तो आप सिर्फ 16,000 के लिए नहीं 30,000 में आप आने वाले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका प्रिपरेशन जरूर शुरू कर दीजिएगा। सुपर टेट के पीछे में नहीं पड़िए, इसका प्रिपरेशन करेंगे, सुपर टेट आपके पीछे पड़ा रहेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।